हाय एवरीवन, दिस इज नेहा साइनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारे जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, हमारे पैटर्न्स हैं, वो सब हम कर चुके हैं। आज जो मैं शुरू कराने वाली हूँ वो कराने वाले हम थोड़ा सा अप लेवल के, जो हमारा टाइप का होता है कि अगर आपने देखा कि सर्किट में जो करंट आता है तो उसके साथ साथ पीछे से कौन आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, जस्ट टू अपोज दिस। यानी कि जो करंट होता है उसको अपोज करने के लिए कौन बीच में आ जाता है, रेजिस्टेंस। तो उसके बाद हमने देखा कि रेजिस्टेंस के पीछे पीछे रेजिस्टिविटी भी आ जाती है, क्योंकि किसी कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा है वो उसकी रेजिस्टिविटी होती है। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम देखने वाले हैं कि अगर ऐसा होता है कि सर्किट में करंट के पीछे पीछे रेजिस्टेंस आता है, करंट के साथ साथ रेजिस्टेंस आ जाता है और कहता है करंट से भाई यहीं पे रुक जाओ, अपोज करता है उसका, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दें, यानी कि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया जाए और ये देखा जाए कि सर्किट में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो क्या ऐसा हो सकता है। तो इसी का ही आंसर जानने के लिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे जो रेजिस्टर्स हैं उनको कंबाइन किया जा सकता है और उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल एकदम एज इट इज कैपेसिटर की तरह होता है। जैसे आपने कैपेसिटर को लगाया था वैसे ही हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे। कहने का मतलब जो हमारा कोई भी एक रेजिस्टेंस होता है उसको आप कैसे काम कर सकते हैं कि आपका रेजिस्टर दो तरह से जुड़ सकता है। पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन। अब कैसे वो सीरीज में जुड़ता है और हमें क्या फायदा और नुकसान होता है हम ये देखेंगे। कैसे पैरेलल में जुड़ता है और क्या फायदा और क्या नुकसान होता है ये भी हम देखेंगे। उसको जानने से पहले आप एक बात याद रखिएगा, जब आप कभी भी इस टॉपिक को करेंगे तो इस बात पे फोकस रखेंगे कि आपको जिस टाइप का पूछा जाए, मान लीजिए सीरीज का पूछता है तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है, उनमें कौन कौन सी टर्म्स जो होती हैं वो यूज होती है, कौन सी कांस्टेंट रहेगी मतलब सेम रहेगी और कौन सी टर्म्स आपके चेंज होगी, उन सारी चीजों पे आपको फोकस करना है। देन उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन होगा, उस डेरिवेशन को भी हम लोग करेंगे। ओके, तो आइए चलिए पहले शुरू करते हैं हमारे रेजिस्टेंस से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स। यानी कि आप जब कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है टू इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कनेक्टिंग रेजिस्टेंस आर सीरीज एंड पैरेलल। हमारे पास इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के जो तो दो तरीके होते हैं, वो होता है हमारा सीरीज एंड सेकंड होता है हमारा पैरेलल। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे आपको कराने वाली हूँ वो होने वाला है सीरीज। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जब हमें कॉम्बिनेशंस दिए जाएं सीरीज के तो हम कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं और कैसे कैसे उनको हमें अरेंज करना है। तो मैं इनको आपको अलग अलग कलर से करके दिखाऊंगी। बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से हम इनको ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट होने के बाद काम करता है। अपनी नोटबुक पेन साथ लेके बैठिएगा प्लीज, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज रहती है, कोई ऐसी लाइन होती है जो मैं लिखती नहीं हूं लेकिन आपको बताऊंगी, तो वो आपको नोट डाउन करनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज से। सीरीज में आप देखते हैं हमें क्या देखने को मिलेगा, इफ टू और मोर रेजिस्टर्स। देखिए, या तो आपको कम से कम दो का कॉम्बिनेशन बनाना है कम से कम, या फिर आपको दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन बनाना है। दैट्स मीन दो तो होने ही होने चाहिए, दो से ज्यादा ही होने चाहिए जहां तक है। तो हमारा जो सीरीज में अपन लोग अपना रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे वो कितने होंगे, दो या दो से ज्यादा होंगे। आर कनेक्टेड इन सच ए वे, इस तरह से हमें उसको कनेक्ट करना है दिस सेम करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर्स। यानी कि जब हम सीरीज की बात करेंगे, जब हम सीरीज में लगाते हैं उस टाइम पे आपका करंट क्या रहता है, सेम रहता है थ्रू आउट द ऑल रेजिस्टर्स। अगर आपको थोड़ा बहुत अपना कैपेसिटर याद हो तो कैपेसिटर में आपने देखा था कि कैपेसिटर में चार्ज सेम होता है। जब हमारा जो मतलब सीरीज में कैपेसिटर्स जुड़े होते हैं तो उसमें चार्ज सेम रहता है। अब आपको पता होगा I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो अगर चार्ज सेम है दैट्स मीन करंट भी क्या होगा, आपका सेम होगा। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही है। तो हमें क्या याद रखना है कि इस टाइम पे जो करंट होगा वो हमारा क्या होगा, सेम पास होगा थ्रू आउट द सर्किट। दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। जब ऐसा होगा कि करंट आपका सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग होगी,
तो इस टाइप के सर्किट को क्या बोला जाता है बेटा? इस टाइप के सर्किट को नाम दिया जाता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब उसका सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ। चलिए पहले हम इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख देते हैं। इन सीरीज करंट is same and voltage is different। ठीक है भाई, तो अब एक बार डायग्राम पे फोकस करते हैं। डायग्राम हमारा मेन है तो आप अच्छे से इस पे ध्यान देंगे। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट क्या लगा लिया? रेजिस्टेंस लगा लिया। ओ सॉरी, कैपेसिटर याद है मुझे, कैपेसिटर नहीं लगाना है, रेजिस्टेंस लगाना है। रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता है, रेजिस्टेंस ऐसा होता है। ठीक है, तो गलती से सीखना है। तो ये हमारा क्या है? इसको नाम दे दिया मैंने R1। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे की तरफ जाएंगे। आगे जाएंगे तो एक रेजिस्टेंस और लगा देंगे हम। मान लीजिए कि मैंने ये लगा दिया। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, आगे जाएंगे तो एक रेजिस्टेंस को और लगा देंगे। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने B। ये रेजिस्टेंस हमारा R2 है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये हमारा R3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि A पॉइंट से हम लोग करंट को क्या करेंगे? अंदर की तरफ भेजेंगे, सर्किट के अंदर। तो थ्रू आउट द सर्किट हर पॉइंट पे जहां भी आपके दो रजिस्टर आपस में मिलेंगे, हर पॉइंट पे जो करंट होगा वो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्योंकि हमारा जो सीरीज है, उसकी जो हमने मेन लाइन लिखी है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है कि हमारा जो हमारा सर्किट है पूरे में करंट क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। और हमारा जो वोल्टेज है वो क्या रहने वाली है? अलग रहने वाली है। तो ये हमने बना दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस, कंबाइन कर दिया हमने तीन रेजिस्टेंस। करंट सब में क्या दिखा दिया हमने? सेम दिखा दिया यहाँ पे हर पॉइंट पे करंट क्या है? सेम। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? सबकी वोल्टेज अलग अलग होगी। कहने का मतलब इसकी V1 होगी, इसकी V2 होगी और इसकी क्या होगी? V3 होगी। सबकी वोल्टेज तो डिफरेंट होगी बट आपका करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब हम लोग बिल्कुल एकदम रेडी हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। अब जस्ट हमें क्या देखना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, हमारा डायग्राम है। हमें देखना है कि कैसे हम इसकी डेरिवेशन करके ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रियल में कंबाइन हो सकता है, या फिर मैं कहूं कि कंबाइन होने के बाद आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड हो जाता है किसका? आपके सर्किट का। ठीक है, सो नाउ we are find out voltage in circuit, यानी कि कितनी वोल्टेज इसको मिल रही है सर्किट में वो देखते हैं। देखो भाई, एज वी नो दैट हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं बच्चों? हम जानते हैं कि V इजिकल टू क्या होता है? IR होता है या नहीं होता है? तो यहां से अगर मैं कहूं कि मैं इन तीनों रेजिस्टेंस की क्या निकाल सकती हूँ? वैल्यू वोल्टेज पे, तो क्या होगी? देखो मैं V1 निकाल लूं तो V1 क्या हो जाएगा? IR1। इसको मैं यहाँ पे I क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए I सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग है, तो मैंने R1 लिख दिया। ऐसे ही सेम हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी? V2 की। कितनी आ जाएगी? यहां से देखोगे तो I तो I रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सेम रहता है सब में। ये क्या हो जाएगा आपका? R2। सेम ऐसे ही हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे हमारे V3 की, तो जो V3 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? IR3। अगेन आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है I1 I2 I3, क्योंकि ऑल ओवर द सर्किट करंट सेम है। सिर्फ चेंज क्या है? वोल्टेज है चेंज हमारी, और रेजिस्टेंस है चेंज हमारा। ठीक है, नाउ एड all the voltage value and find out
टोटल वोल्टेज इन अ सर्किट। अब टोटल को आप कैसे टोटल कर सकते हैं वो देखिए। हमने कहा कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V1 V2 एंड V3। भाई टोटल तो ऐसे ही पता लगाएंगे ना कि कंप्लीट सर्किट में वोल्टेज कितनी है, तो कंप्लीट को मैंने यहाँ नाम दे दिया है V। तो V की वैल्यू आपको पता है बाय इक्वेशन 1, पुट ऑल दी वैल्यूज। तो हमें क्या मिलेगा, V की वैल्यू क्या है हमारे पास, IR है या नहीं है बताओ। अब देखो यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी है, IR1, V2 की वैल्यू कितनी है हमारी, IR2, और V3 की वैल्यू कितनी है हमारी, IR3। सो हियर करंट इज सेम, सो टेक वैल्यू ऑफ I या फिर ओनली I कॉमन। आप इसको पूरा लिखना करंट कॉमन। तो इस साइड से आप करंट को क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो जब आप यहां से करंट को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहां बचेगा R1, R2 एंड R3। अब यहां वाले रेजिस्टेंस के नीचे अगर मैं सीरीज का S लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जब इसको कंपेयर करते हैं तो जब इक्वल का साइन है यहाँ पे और दोनों साइड में एक टर्म आपकी कॉमन है, तो हम यहाँ से I से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, RS इज इक्वल टू R1 R2 एंड आपका R3। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है। दैट्स मीन जब आप तीन रेजिस्टेंस या दो से ज्यादा जितने भी रेजिस्टेंस को आप आपस में कनेक्ट कर दोगे तो दैट्स मीन उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो उसकी पावर को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। आप एक बार इसको देख लीजिए, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ऐसी वैसे इसमें प्रॉब्लम की वाली कोई बात है नहीं, बहुत कलरफुल हो गया है और बहुत अच्छे से भी सब कुछ समझ में आ रहा है। आई होप आपके भी समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग ना एक बार इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे थ्योरी वाइज मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन कराया है ना, ऐसे ही थ्योरी, मतलब थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप डेरिवेशन करते हो तो ऑफ कोर्स आपको थ्योरी को भी क्या देना है, इंपॉर्टेंस देनी है। तो जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आप देंगे इसकी डेफिनेशन, कि जब हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद अगर उसमें से करंट सेम आ रहा है, करंट अगर सर्किट में सेम है, वोल्टेज अलग अलग है, दैट्स मीन हमें क्या पता लगता है कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारे सीरीज में लगे हुए हैं। अगर करंट आपका अलग अलग आ रहा है तो कंडीशन चेंज हो जाती है, दैट्स मीन हमारा वहां पे पैरेलल वाला केस बन जाएगा जो हम इसकी जस्ट बात करने वाले हैं। तो आपको डायग्राम बिल्कुल ऐसे बना के आना है, जब बिल्कुल एकदम लाइन में हो ना, जब आपका बिल्कुल एकदम लाइन में रेजिस्टेंस जुड़े हुए होते हैं तो वो रेजिस्टेंस किस में होते हैं, सीरीज में। आप देख सकते हैं सभी पॉइंट्स पे मैंने करंट को अलग अलग बना के दिखाया है। दैट्स मीन यहाँ पे भी करंट आपका सेम है, यहाँ पे भी करंट सेम है, यहाँ पे भी करंट सेम है। अलग अलग पॉइंट्स में बना के दिखाया है लेकिन हर पॉइंट पे आपका करंट क्या है, सेम ही चल रहा है। लेकिन अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो इस रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज आपका अलग आता है, इसमें अलग आता है और इसमें अलग आता है। रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी जो खास बात होती है वो क्या होती है कि जब उनको सीरीज में आप जोड़ोगे, अगर मैं कहीं से भी एक कनेक्शन तोड़ दूं तो अब ये चलेगा नहीं, आगे वाले सर्किट आपके चलेंगे नहीं, आगे वाले रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जब सीरीज में हो या कोई भी आपकी क्वांटिटी जब सीरीज में हो तो वो एक ही फ्लो करती है करंट की वजह से। तो जब आप करंट ही काट दोगे तो आगे की वैल्यू पे जाएगा ही नहीं, करंट आगे जाएगा ही नहीं, तो सर्किट में आपका काम होगा कैसे। तो ये सीरीज की कुछ बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात, जब आप कभी भी इस डेरिवेशन को करोगे तो ये थ्योरी पार्ट लिखने के बाद आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओगे, यहाँ से आप लिख भी सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सीरीज। करंट जो है वो आपका सेम रहता है और वोल्टेज जो रहती है वो आपका डिफरेंट रहता है।
फिर आप बताओगे कि वोल्टेज को फाइंड करना है तो V इक्वल टू IR होता है, तो आप फर्स्ट रेजिस्टेंस ऐसा आप लिख सकते हो, वोल्टेज फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस V1 इज इक्वल टू IR1, वोल्टेज फॉर सेकंड रेजिस्टेंस V2 इज इक्वल टू IR2, रेजिस्टेंस फॉर थर्ड वोल्टेज या फिर आपका थर्ड रेजिस्टेंस V3 इज इक्वल टू I3। फिर जब आप टोटल निकालोगे तो टोटल कर दो, यहाँ पे सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, कॉमन आ जाएगा। अब अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल देखो कैसे आएगा, आपको जस्ट ऐसे कोई भी एक डायग्राम दे देंगे सीरीज में और आपको बोल देंगे ये आपका 2 ओम का है, ये आपका 3 ओम का है, ये आपका 4 ओम का है। तो बताओ अगर ये आपका सीरीज में लगा हुआ है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में। तो आपको जस्ट क्या करना है, R1 R2 R3 सिंपली जैसा हमारा कैपेसिटर में पैरेलल था ना, डिट्टो ऐसा ही हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस है। तो तीनों को आप प्लस कर दोगे 2 3 एंड 4, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 9 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। और पीछे आप लोग ये ओम लगाना ना भूले, अदरवाइज क्वेश्चन आपका नहीं माना जाएगा सही, क्योंकि यूनिट मेन होती है। तो भाई ये तरीका होता है और इस तरह के आपको न्यूमेरिकल उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार आपका काम सिंपल सा रहता है कि इसके नोट्स बनाने के साथ साथ एक बार अपनी नोटबुक में इसको करके जरूर देख ले। आपको कुछ नहीं करना, वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज को प्लस कर दोगे वैल्यू निकाल के तो सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से करके देख लो, प्रैक्टिस करके देख लो अपनी रफ नोटबुक में, और बहुत आसान भी है ये। ठीक है ना, तो अब हम करेंगे, हमारा अगर रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में होने की बजाय अगर वो पैरेलल में हो जाए तो कैसे काम करेगा, कैसे कैसे उसकी वेरिएशंस आती हैं, वैल्यू चेंज हो जाती है, ये सारी की सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। सो अब हमें ये चेक करना है कि अगर हमारे जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में जुड़ने की बजाय, सीरीज में कंबाइन होने की बजाय अगर हम उनको कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में तो क्या होता है, तो क्या कोई इफेक्ट होगा उस पे, होगा तो कैसे होगा, किस तरह से हम उसका डायग्राम बना सकते हैं, क्या क्या उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे हमें इसमें जानने हैं। एक पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये है कि जब आप सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको जो फाइनली डायग्राम दिया जाएगा ना वो इम्पोर्टेंट होगा। फाइनल में जब आपको डायग्राम दिया जाएगा, आपका जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा ही न्यूमेरिकल मिले जिसमें आपको फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करनी हो और आपको रिजल्ट मिल जाए। नो, ऐसा नहीं होगा। काफी बार ऐसा होगा आपके साथ कि आपको कोई ऐसा डायग्राम दिया जाएगा जिसमें आपको खुद से अपनी कॉमन सेंस के साथ ये पता लगाना होता है कि कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं पूरे सर्किट के अंदर जो पैरेलल में है और कौन से हैं जो आपके सीरीज में हैं। तो जब आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन से वाले आपके सीरीज में है, ज्यादा सीरीज में है या ज्यादा पैरेलल में है, जो आपको ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ जुड़े हुए दिखाई दे और जिस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए दिखाई दे, आपको हमेशा उसी कॉम्बिनेशन की हेल्प लेनी है। ठीक है, ऐसा मैं आपको इसीलिए बता रही हूं ताकि अभी देखो आपने अभी अभी सीरीज किया, यानी आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है जब वो सीरीज में जुड़ जाता है तो कैसे कनेक्ट होता है, कैसे उसका डायग्राम बनता है। तो हमने देखा उसकी एक सीरीज होती है, सीरीज मतलब एक लाइन में ही जुड़े रहते हैं और कोई लाइन नहीं रहती, बस एक ही लाइन रहती है, ऐसा हमने देखा। अब हमें ये देखना है कि अगर पैरेलल होता है तो वो कैसे काम करते हैं, और अब आपने फोकस करना है आपको कि किस तरह से रेजिस्टेंस पैरेलली आपस में जुड़ते हैं। क्योंकि आपने अगर ये डिटेक्ट करना सीख लिया कि इस तरह से हमारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं और इस तरह से पैरेलली कनेक्ट होते हैं, तो आपके लिए वो सोल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे, जब मैं डायग्राम बनाऊंगी एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे, देन उसके बाद आप उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस है और वो जो रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं वो हमें पैरेलली हमें उनको कंबाइन करना है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ, डेरिवेशन करने से पहले कुछ ना कुछ थ्योरी पार्ट लिखना कंपलसरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो थ्योरी पार्ट तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो हमें क्या लिखना है,
इफ 2 or more resistors are connected in such a way, अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट करते हो कुछ इस तरीके से that the same potential difference is applied, अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएंगे अगर हम उनको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो हमें वोल्टेज सेम मिलेगी, है ना। तो उनमें सब में जो वोल्टेज है वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इज अप्लाइड टू ईच ऑफ देम, दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि हम लोग एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि अरेंजमेंट की वजह से जो वोल्टेज जाएगी पूरे सर्किट में वो कैसी होगी, वो बिल्कुल हमारे कैसी होगी, बिल्कुल सब में जिसमें वोल्टेज सेम जाए। अब मैं आपको बताती हूँ ये अरेंजमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगी। ये अरेंजमेंट आपको अपने घर में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि देखिए होता क्या है, चलिए पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, फिर आराम से बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। देखो अब हमने क्या किया, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया, ए पॉइंट मान लिया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला रेजिस्टेंस मैंने जोड़ा अपना यहाँ पे, तो मान लीजिए ये मेरा क्या है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद मैंने सेकंड लिया, मैंने सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ा, ये मेरा पॉइंट बी मान लेते हैं जहां पे ये लाइंस मिलेंगी। ये मेरा थर्ड वाला रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगी कुछ इस तरह से। बिल्कुल देख सकते हैं आप डायग्राम में हमने 3 रेजिस्टेंस का यूज किया है, ये हमारा R1, ये हमारा R2 एंड ये हमारा R3, ठीक है। और फिर इन तीनों को सॉरी एक ही सर्किट से क्या कर दिया मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका डायग्राम होता है किसके लिए, जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलली जोड़ देते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसे करके हमने कैपेसिटर्स को भी क्या किया था, कंबाइन किया था एक ही पॉइंट पे लाके, याद है। फिर ऐसे हमने सर्किट बना दिया था, 3 कैपेसिटर लगाए थे हमने, तो आपको ये थोड़ा बहुत याद होगा। तो अब हमें क्या देखना है कि अगर ये रेजिस्टेंस जो हमने ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाए हैं जिनको हमने नाम दिया है कौन सा वाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें आपका जो वोल्टेज होती है बेटा, जब यहाँ से वोल्टेज जाएगी तो सेम रहेगी, यहाँ से जाएगी तो भी सेम रहेगी, यहाँ से जाएगी तो भी सेम रहेगी। तो मैं सबके साथ यहाँ पे V1 लगा दूं, सॉरी V नहीं V और V, क्योंकि तीनों में ही वोल्टेज क्या रहेगी आपकी सेम, लेकिन सब में से करंट अलग अलग फ्लो करेगा, हमेशा याद रखिएगा, सब में से करंट अलग अलग फ्लो करेगा। दैट्स मीन जब इस पॉइंट पे करंट जाएगा वो अलग होगा, इस पे जाएगा वो अलग होगा, और इस पे जाएगा वो कैसा रहेगा आपका, डिफरेंट होगा। तो ये आपका ऑल ओवर दी सर्किट है, पैरेलल जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं, आपको ये कॉम्बिनेशन सबसे जनरली कहाँ देखने को मिलेगा, आपके खुद के घर में। अब आप कहेंगे मैम वो कैसे, तो बेटा ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको सर्किट कराया था कि अपने घर में जो कॉम्बिनेशन होता है, जो अरेंजमेंट की जाती है, अपने घर का सर्किट देखो, सर्किट मतलब स्विच देखो, जहां पे आपके बोर्ड लगे हुए हैं ना, स्विच बोर्ड्स, उनको एक बार देखो, वो जो कनेक्टेड होते हैं ना, 2 बाहर लगे हुए हैं 2 अंदर लगे हुए हैं, टोटल जो अरेंजमेंट किया गया है वो कैसे किया गया है, पैरेलल किया गया है, एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसे करके भी नहीं, लेकिन इनका अरेंजमेंट इस तरह से किया जाता है कि कनेक्शन कहीं ना कहीं पैरेलल ही होता है। यानी कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि पूरे घर में, चाहे आप सब फ्लैट के जो सबसे ऊपर वाला रूम होता है, जो सबसे ऊपर वाला फ्लैट होता है किसी बिल्डिंग का, चाहे आप वहां पे रहते हो, चाहे आप सबसे नीचे रहते हो, उस बात से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जब पैरेलली कनेक्शन होता है तो ऑल ओवर द सर्किट आपकी वोल्टेज हमेशा क्या रहती है, सेम आती है। तो हमारे घरों में जो वोल्टेज होती है वो आपकी सभी स्विच में कैसी आती है, सेम आती है। अभी मेरे सामने एक स्विच लगा हुआ है और बिल्कुल अगर मैं उस रूम के अंदर इसी वॉल के उस तरफ जाऊंगी तो बिल्कुल इसी तरफ एक स्विच और लगा हुआ है। दैट्स मीन कि बिल्कुल जैसे कि मान लो ये वॉल है,
वॉल के इस तरफ भी स्विच यहीं पे लगा हुआ है और इस तरफ भी स्विच यहाँ पे, उधर के साइड से देखोगे तो यहाँ पे भी एक स्विच लगा हुआ है और जहां मैं खड़ी हूँ वहां से देखते हैं तो भी स्विच लगा हुआ है। दैट्स मीन ये दोनों आपस में पैरेलल में है। और पैरेलल में होने का क्या फायदा है कि हमारा यहाँ पे वोल्टेज सेम आती है। अब हम कहेंगे कि अगर वोल्टेज सेम है तो एक चीज को तो डिफरेंट होना पड़ेगा, तो हम कह देते हैं बिल्कुल डिफरेंट होगा, हमारा जो यहाँ पे करंट है वो कैसा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ करंट डिफरेंट होने की क्या बात है कि देखो आप लोग स्विच का अलग अलग यूज करते हो, जैसे कि मेरे सामने जो स्विच लगा हुआ है उसमें मोटर यूज होती है, मोटर ज्यादा करंट खाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए उसको, तो इसको ज्यादा करंट चाहिए, तो वोल्टेज इस भी बोर्ड में सेम आ रही है, इस स्विच बोर्ड में भी सेम आ रही है और अंदर वाले में भी वोल्टेज सेम है, लेकिन इसमें मोटर लग रही है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेता है। अंदर वाले में हम इतना कुछ यूज नहीं करते, फोन वगैरह चार्ज करते हैं, चार्जर लगता है तो उसको कम करंट चाहिए होता है। दैट्स मीन करंट अलग अलग होता है लेकिन वोल्टेज सब में क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर मैं मोटर की इस तार को अंदर वाले स्विच में लगाऊंगी तो भी मोटर चलेगी, उतना ही करंट लेगी जितना बाहर ले रही थी, लेकिन आपकी वोल्टेज क्या है, सेम है। तो हमें यहाँ पैरेलल से क्या सीखने को मिलता है कि हमारे घर में पैरेलल लगा होता है और हमारे घर में वोल्टेज क्या रहती है, थ्रू आउट द ऑल सर्किट सेम रहती है, रेजिस्टेंस सबका अलग अलग रहता है और करंट क्या रहता है आपका अलग अलग रहता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या थी, फोकस करने वाली बात थी जिसको हमें क्या करना है, याद रखना है हमेशा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ये रेजिस्टेंस हमारे किस में लगे हों, पैरेलल लगे हों। तो देखिए एक बार इस लाइन को देखिएगा, 3 resistors having resistance R1, R2 and R3 connected in parallel। आप देख सकते हैं हमने 3 रेजिस्टेंस लिया है, R1, R2 and R3 और तीनों ही किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। One end of each resistor is joined to common point A। तीनों का देखिए R1 का पॉइंट R2 की लाइन और R3 की लाइन तीनों एक पॉइंट से कनेक्ट है जिसका नाम क्या दे रखा है यहाँ पे A, एंड अदर कनेक्टेड टू B। इन्हीं रेजिस्टेंस का जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी जो लाइन है वो कहाँ कनेक्टेड है, दूसरे पॉइंट B के पास। दैट्स मीन ये तीनों ही एक ही पॉइंट से कनेक्ट है अलग अलग, लेकिन इनका जो ये वाला पॉइंट है जिसको आप नाम दे दीजिए COD, जहां से आपका करंट क्या होता है, अलग अलग होना शुरू हो जाता है। जब कभी आपके इस पॉजिटिव से, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है जो सेल होता है, सेल का जो पॉजिटिव वाली साइड होती है वहां से करंट क्या करता है, लीक करना शुरू करता है, बाहर निकलना शुरू करता है। तो यहाँ से जब आपका करंट बाहर निकलना शुरू करता है कुछ इस तरह से, तो यहाँ से जाने के बाद जैसे ही करंट आपका इस पॉइंट पे आता है C पे, ये डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वाले में R1 बन के जाता है, सेकंड वाले में I2 बन के जाता है और थर्ड वाले में I3 बन के जाता है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे आके करंट हमारा डिवाइड हो जाता है, जबकि यहाँ से पहले करंट क्या था, I था। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमें बताना है इन कनेक्टेड in parallel each resistance have same voltage। अब हमारे पास सेम वोल्टेज होगी एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट या फिर डिफरेंट करंट, कैसे भी कह लो। हमारे पास करंट तो अलग हो जाएगा लेकिन जो हमारी वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेम हो जाएगी। तो वी नो दैट, अब हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। वी नो दैट, और हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू होता है IR, जानते हो आप सब लोग, है ना। लेकिन अब वोल्टेज तो सेम है, करंट तीनों में अलग अलग है। मुझे चाहिए करंट, करंट निकाल लो। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। ठीक है, V बाय R हो गया ना, R नीचे आ गया। अब इससे मुझे क्या सीखने को मिला कि यहां तक तो करंट सेम था, यहां तक तो करंट क्या था, सेम था, लेकिन जैसे ही C पॉइंट पे मेरा करंट आएगा ये करंट आपका डिवाइड हो जाएगा, है ना, होगा ना। सो फाइंड आउट, value of current
फॉर ईच रेजिस्टेंस। तो देखो करंट वैल्यू फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो भाई क्या आएगी वैल्यू बताओ? वैल्यू आएगी, यहां से निकाल लो, I1 इज इक्वल टू V तो सेम है, नीचे क्या आ जाएगा R1। तो ये हमारा फर्स्ट के लिए हो गई। नेक्स्ट करंट वैल्यू फॉर सेकंड रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा बताओ? यहीं से ही निकाल लो, I2 अलग है, V सेम है, नीचे क्या आ जाएगा आपका R2। सिंपल। नाउ करंट वैल्यू फॉर थर्ड रेजिस्टेंस क्या आएगा? जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। ये हो जाएगा आपका I3 इज इक्वल टू V बाय R3। अब आप देख सकते हो तीनों रेजिस्टेंस के लिए जो हमें वैल्यू चाहिए थी करंट की, वो हमने यहाँ पे क्या कर ली है? फाइंड आउट कर ली है। सब आपके सामने है। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंपल सा एक काम करना है कि हमें कंबाइन करना है सारी वैल्यूज को। नाउ फाइंड आउट टोटल करंट इन द सर्किट। अब हमें इसमें क्या निकालना है? टोटल करंट। तो यहाँ पे निकाल दो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? होनी तो नहीं चाहिए, छोटा सा ही रह गया बस। तो अब हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू मैं V बाय R रख रही हूँ और R के नीचे हम छोटा सा लगा देते हैं P, ताकि हमें पता रहे कि पैरेलल के लिए निकालने हैं। ठीक है, तो भाई देखो कैसे निकालोगे? I इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? I1, I2, I3 के। चलो वैल्यूज को रखो। I1 की कितनी है? I1 की है V बाय R1, तो V बाय R1, V बाय R2 एंड V बाय R3। अब अगर आप यहाँ पे I की वैल्यू को रखो तो ये हो जाएगी आपकी V बाय RP और ये इक्वल हो जाएगी आपकी V बाय R1 के, V बाय R2 के प्लस V बाय R3। अब अगर आप देखो दोनों साइड V कॉमन है, तो इसमें मैं V को कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? 1 बाय R1, 1 बाय R2 एंड 1 बाय R3। तो V से V आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका वो किसके इक्वल आएगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है और आप इसको क्या कर सकते हैं? इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक बार इसको आप लोग देख लीजिए कैसे किया है हमने, कैसे हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, कैसे हम लोगों ने ये जो हमारा डिवाइड में वैल्यू आई है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 की, ये हम कैसे लेके आए हैं वो देखिए। अब आपको यहाँ पे क्या फोकस करना है उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आपने यहाँ पे फोकस किया जब हमने रेजिस्टेंस को लिया था सीरीज में कुछ इस तरह से, जब हमारे जो रेजिस्टेंस थे ऐसे जुड़े हुए थे आपस में, तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाती है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे ही पैरेलल वाला कनेक्शन करके दूं और मैं आपको बोलूं ये आपका 2 है, ये 3 ओम है और ये 4 ओम है, जल्दी से आंसर निकालो, तो कैसे निकालोगे? 1/2 कर दोगे, 1/3 कर दोगे, 1/4 कर दोगे, तो आप देखोगे ये वैल्यू बहुत कम आती है। आएगी या नहीं आएगी? तो इस वैल्यू के कम आने से क्या पता लगा कि जब आपके रेजिस्टेंस पैरेलली आपस में जुड़े होते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही रीजन है कि हमारे घर में करंट क्या है आपका अलग अलग आता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम रहती है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कम काम करता है। तो आप इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे किया है आई होप आपके समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, पैरेलली हमें कॉम्बिनेशन देखना था। जस्ट मैंने यहाँ पे अपनी थ्योरी पार्ट लिखा, थ्योरी पार्ट में मैंने डायग्राम में क्या क्या कनेक्ट किया है और कैसे कैसे किया है, किस पॉइंट पे करंट आपका निकलना शुरू होता है, कहाँ पे आपका करंट अलग अलग है, वो सारा मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा चुकी हूँ। बाद में हमें करंट निकालना था क्योंकि वोल्टेज तो सारी जगह सेम ही आएगी, उसकी तो क्या ही वैल्यू आप निकालोगे। हमें फोकस करना था हमारे करंट पे, तो
तो मैंने करंट पे मेन फोकस लगाया, करंट पे मेन फोकस लगा के हमें मिला V बाय आर। V बाय आर की हेल्प से मैंने फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए करंट निकाला, V बाय आर वन आ गया। सेकंड के लिए मैंने करंट निकाला, V बाय आर टू आ गया। थर्ड के लिए मैंने करंट निकाला, V बाय आर थ्री आ गया। लेकिन मुझे एक के लिए थोड़ी ना चाहिए, मुझे देखना था कि कितना करंट पूरे सर्किट में जा रहा है। तो मैंने तीनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, जैसे हमने वोल्टेज की थी पहले वाले में, सीरीज वाले में। जैसे ही मैंने इनको प्लस किया, वोल्टेज तो कॉमन थी पूरे सर्किट में, चाहे आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो या यहाँ देखो, कहीं पे भी देखो वोल्टेज सेम थी। तो वोल्टेज हमारी कॉमन आ गई, दोनों साइड से मैंने वोल्टेज को कैंसिल कर दिया और फाइनल रिजल्ट आया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। था ना इजी? आसान था या नहीं था, बताओ जल्दी से। बहुत आसान था और रियल में ये बहुत ज्यादा आसान था। तो इसको ऐसे ही आपको बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने हैं और एक बार, बस एक बार मेरे कहने से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बस एक बार प्रैक्टिस करो, ज्यादा बार तो मैं भी नहीं बोल रही हूँ आपको। एक बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से इसको कर पाओगे, आपके समझ में भी आ जाएगा कि एक्चुअली करना कैसे है। ठीक है, तो अच्छे बच्चों की तरह एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से इसके नोट्स बना लो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको एक्चुअल में सोल्व कैसे करना है। इरेज कर दूं, देख लो एक बार, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। मैं हट जाती हूँ यहाँ से, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन उसके बाद हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा और रह गया हमारा टॉपिक कि किस तरह से हमें इसको सोल्व करना है। देखो बच्चों, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है वो आया हमारा RP इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। ऐसा नहीं है आप सिर्फ इसमें 3 ही रेजिस्टेंस लगा सकते हो, कितने भी लगा सकते हो, जितने भी लगाओगे उनको कनेक्ट करते हुए जोड़ दो। दूसरी बात, जब आपके पास मान लीजिए कोई भी आपने R1, R2, R3 की वैल्यू रखी, जो भी आपका मन किया, जब आपने इनकी वैल्यूज को रखा तो वैल्यू आई आपकी 2/3 मान लीजिए, तो 1/RP आपका कितना आया 2/3। लेकिन एक्चुअल में RP आपका कितना आएगा, वो आएगा आपका 3/2। आंसर ये सही होगा, ये नहीं। 2/3 आंसर सही नहीं होगा, 3/2 आंसर सही होगा। जब आपको कभी भी एग्जाम में या फिर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको ऑप्शन वाले आंसर दिए जाएं तो कभी भी उस वाले पे सही मत करना, 1/RP की वैल्यू मत करना, क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल में एग्जैक्टली वो वैल्यू पूछी जाती है बच्चे जो आपसे फाइंड आउट करवाई गई है। उसमें बोला है कि पैरेलल में अगर फाइनल रेजिस्टेंस हो तो कितना करंट, मतलब कितना रेजिस्टेंस होगा, तो RP की तो निकालोगे, RP की निकालोगे ना, 1/RP की थोड़ी ना निकालोगे। तो आपको हमेशा RP वाले पे लगाना है, यानी कि जो भी आपका रिजल्ट आए, जो भी आपका सोल्व करने के बाद रिजल्ट आए, आपको जस्ट क्या करना है, उसका अपोजिट कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसको उल्टा कर दो। तो जब आप उसको उल्टा कर दोगे तो आपके पास आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि कितनी वैल्यू उसको चेंज करनी है। ठीक है, ये बात समझ में आई? मैंने कैसे इसको 3/2 किया है, कुछ नहीं किया, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसको मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। पहला तो आपको तरीका देखना है ये, क्योंकि न्यूमेरिकल में बच्चे जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो यहीं पे करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि 1/RP की वैल्यू 2/3 है, बट हमें तो पैरेलल रेजिस्टेंस पूछा है, तो RP की कितनी हो जाएगी, उल्टा कर दोगे तो 3/2 हो जाएगी। समझ में आ गया भाई बच्चों? ठीक है, अब देखो एक चीज और, मान लीजिए कि आपको इसको सोल्व करना है और आपको नहीं आ रहा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे तो 3 ही रेजिस्टेंस थे, मैं आपको लिख के दूं RP इज इक्वल टू, और आपके पास है ना बहुत सारे क्या लगा दिए मैंने, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 और 1/R5, और मैं आपको दिए जा रही हूँ। कैसे सोल्व करोगे? कर पाओगे भाई? आप क्या कर पाओगे? आसान है? तो बड़ी ही दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इनकी वैल्यूज लिखोगे, जैसे कि मान लो मैं मान लेती हूँ, मैंने कहा कि 1/R1 की वैल्यू 2 है, सेकंड की आपकी 3 है, नेक्स्ट की आपकी 4 है, नेक्स्ट की आपकी 5 है। कब तक सोल्व करोगे बताओ मुझे, कब तक सोल्व करोगे? तो देखो अगर आपके पास ऐसा हो तो आपको कैसे सोल्व करना है, देखो यहाँ पे फोकस करो। जैसे मैंने लिखा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो आप इसका एलसीएम अपने तरीके से कैसे लोगे, नीचे की मल्टीप्लाई R1 R2 और ऊपर क्या कर देते हो R2 प्लस R1।
और मैंने कहा ये तो 1/rp की वैल्यू है, लेकिन rp की क्या आएगी, rp की वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ पे rp आएगा आपका r1 r2 बाय r1 प्लस r3। सिंपल। तो जब आपके पास इतनी बड़ी कोई वैल्यू दे रखी हो और ऊपर आपका 1 1 1 1 हो तो कैसे करोगे, सिंपली ऊपर वाले की सबकी मल्टीप्लाई कर दो, r1 r2 r3 r4 और नीचे कर दो सबका प्लस, है ना आसान। तो ये आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, आरपी की वैल्यू, यानी कि पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस। है ना आसान तरीका। जल्दी से लाइक करो, है ना आसान तरीका। अब आपको पूरा एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आता वो जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर ले आओ, है ना आसान। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बहुत अच्छा है ये वाला। जैसे कि आपको कितने ही रेजिस्टेंस दे दे कनेक्ट करके, अब आप घबराओगे नहीं और फटाफट से उसको क्या कर दोगे, लिख दोगे और अपना आंसर निकाल दोगे, है ना आसान। तो इसको नोट डाउन कर लेना भाई अच्छे से। तो अब हमारा जो रेजिस्टेंस है उनके कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन जो हमारे सीरीज और पैरेलल के हैं वो दोनों हम अच्छे से देख चुके हैं। आई होप आपके भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके समझ में ना आया हो, अगर हम मान भी लें 5% कि ना भी आया हो, तो बेटा आप एक बार दोबारा से वीडियो पे जाइए और दोबारा से करिए, एक बार शुरू हो जाएगा। ना हो तो भी आप मुझे बताइए, मैं जरूर कराऊंगी दोबारा आपको, लेकिन आप खुद से ट्राई करना ना भूलिएगा। सीरीज और पैरेलल दोनों एक बार अपनी रफ नोटबुक में शुरू से लेके एंड तक, सीरीज से शुरू होगे और पैरेलल के एंड तक करके देखोगे। उसके बाद अब ये काम तो हमारा खत्म, यहाँ तक के नोट्स बनाने का काम रहता है। अब आपका जिम्मेदारी अब आपकी बनती है, क्योंकि ये फिनिश हो चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से नोट्स बना लेना, प्रिपेयर कर लेना, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और हाँ, जैसा मैंने कहा, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, जल्दी से। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, हैंड वॉश करते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।